दोस्तों, मैं फिर दोबारा से आपके साथ हाजिर हूँ, आपको बताने के लिए कि आपकी एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपका, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी टर्नओवर की ज़रूरत है। आपकी टर्नओवर अगर एक्स अमाउंट है, तो उसका 20% से 50% आप वर्किंग कैपिटल रेज़ कर सकते हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई सब लोग इस बात के लिए वेल डिफाइंड फॉर्मेट में काम करते हैं। इन सब इंस्टीट्यूशंस की अगर आप कभी भी कोई भी रिपोर्टिंग फॉर्मेट को अगर आप देखेंगे, तो इन ए सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हर व्यक्ति 90 डेज के डेटर्स और 90 डेज का स्टॉक अलाउ करता है। यानी कि अगर इससे ज्यादा पीरियड के डेटर्स हैं या इससे ज्यादा पीरियड का स्टॉक है, दैट शुड बी टर्म्ड एज ए प्रोस्पेक्टिव ऑब्सोलीट स्टॉक और दैट वुड बी टर्म्ड एज ए प्रोस्पेक्टिव बैड डेट। सो अगर 90 प्लस 90 डेज को कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपके पास 180 डेज हो गए, जो साल का 360 पीरियड को अगर आप कैलकुलेट करें, विच इज 50%। सो ऑन अ सेफर साइड आप ये मान के चलें कि जो भी आपके बिजनेस के टर्नओवर है, आप 50% तक वर्किंग कैपिटल ले सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आप जाएंगे तो आपका अकाउंट ओवर लेवरेज्ड काउंट होगा। बट येस, 20% से 50% के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपके बिजनेस कितना आप क्रेडिट ऑफर करते हैं या आप कितना स्टॉक मेंटेन करते हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको डिसाइड करेगा कितने वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे हम कई बार इग्नोर कर जाते हैं। हम सब चीज़ें अपने लेवल पर कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इस चीज़ को, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को इग्नोर कर जाते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको मार्केट से कितने पीरियड का क्रेडिट मिल सकता है। यानी कि अगर आप मार्केट में 3 महीने का उधार देते हैं, 2 महीने का स्टॉक होल्ड करते हैं और 4 महीने का आपको क्रेडिट मिल जाता है, तो आइडियली आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 1 मंथ के क्रेडिट के लिए है। यानी कि अगर आपके 2 करोड़ रुपए के आपके स्टॉक हैं और 3 करोड़ रुपए के आपके डेटर्स हैं और 4 करोड़ रुपए के आपके क्रेडिटर्स हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ 1 करोड़ रुपए का ही आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। दैट इज कॉल्ड नेट वर्किंग कैपिटल। उस नेट वर्किंग कैपिटल का 75% बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं और 25% प्रमोटर को, बिजनेसमैन को, विच इज ए जेन्युइनली डिमांडेड बाय ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की प्रमोटर अपना खुद का लगाए। इस तरह से आपका वो बिजनेस एक सिस्टमेटिकली रन करता है। अब कई बार क्या होता है, जब बिजनेसमैन ये बात बोलता है, साहब अगर मैं मार्केट से क्रेडिट पे माल खरीदता हूँ, इसके ऊपर मुझे 2% का सीडी मिल जाता अगर मैं कैश में लेता, और मेरा जो बैंक की कॉस्ट है वो बैंक का इंटरेस्ट कॉस्ट इतना नहीं है, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव नोट में देखते हुए उसको कंसिडर किया जाता है कि अगर आपके पास कैश होगा तो आप क्रेडिटर को कम करके रखेंगे और आपके जो डेटर्स हैं या जो स्टॉक के अंदर पैसा लगा होगा वो बैंक का पैसा लग जाएगा। इस तरह से वो नेट वर्किंग कैपिटल का ताना बाना बुना जाता है। ये सब चीजें हम डिफाइन करने के बावजूद भी बैंक हमें उतना क्रेडिट देने के लिए रेडी क्यों नहीं होता है? हमारा सबसे पहला कारण होता है कि जब हम अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को शेयर करते हैं, तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट शेयर करते हैं अपने करंट बिजनेस पैरामीटर के ऊपर। जब हम इसे प्रोजेक्शन में दिखाने की कोशिश करते हैं, तो प्रोजेक्शन में हम दिखाते हैं कि अगर हम ये पैसा अगर बैंक से लेकर के क्रेडिटर्स को रीपे कर देंगे, तो हमारी जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो एनहांस हो जाएगी और उस नेट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करने के लिए बैंक से हमें फंड चाहिए। तो अब ये जो पैरामीटर है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एग और चिकन वाला फॉर्मेट बन जाता है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा आया। तो लोग कई बार उसे एक्सप्लेन कर पाते हैं, कई बार उसे प्रेजेंट कर पाते हैं, कई बार प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, कई बार बैंक एक्सेप्ट करते हैं, कई बार बैंक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दिस इज समथिंग अगेन, बैंक, हम ये नहीं कह सकते कि ये साइक्लोस्टाइल नंबर्स हैं, बैंक को फॉलो करना चाहिए या लेंडर को फॉलो करना चाहिए, बट येस, एट द सेम टाइम ये स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं। एक क्रेडिट मैनेजर के पास बहुत सारे और पैरामीटर हैं, क्रेडिट मैनेजर के पास एक बहुत सारे और लॉजिक्स हैं, जिसके बेसिस पर उसे ये डिसाइड करना होता है कि जो बोरोवर है क्या वो उस पैरामीटर के अंदर, जैसे एक साइक्लोस्टाइल नंबर में हम असेस कर रहे हैं, क्या वो वैसा ही बिहेव करेगा, वैसा ही परफॉर्म करेगा, या उसके कुछ और लॉजिक हो सकते हैं या कुछ और उसके रिएक्शन के लॉजिक हो सकते हैं। अगर उस बोरोवर के लॉजिक में ये मिलता है कि इसने और लोगों के पैसे नहीं दिए हुए हैं, तो चाहे कितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी आती है, आपको बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा देने से कतराएंगे। तो हमें उसके लिए क्या करना है? हमें उसके लिए सिंपली अपने क्रेडिट स्कोर को या अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को या जो बैंकिंग रिलेशनशिप में जितने भी आपके लेन देन के तरीके हैं, तौर तरीके हैं,
उन सब में अपनी ऑब्लिगेशंस को टाइमली ऑनर करना है। अगर हम उन्हें टाइमली ऑनर करेंगे तो बैंक्स के सामने एक हमारी जो रेपुटेशन है वो एक सिंपल वे में एस्टैब्लिश होती है कि वी हैव गुड इंटेंट टू रीपे। इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बैंक ऑफिशियल की प्लेस पर जा करके सोचें और आपको कोई कहे कि आप इस व्यक्ति को पैसा दे दें और आपको उस व्यक्ति को पैसा देने से पहले ही पता चल जाए कि इसने किसी और के पैसे नहीं दे रखे हैं, तो आप मुझे सोच के बताएं क्या आप उस व्यक्ति को पैसा देना चाहेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से ही हम सब लोगों को एनालाइज करना है। हम किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते कि बैंक्स के पास कुछ डिफरेंट पैरामीटर हैं। दे आर ऑल्सो वर्किंग इन ए वेरी वेरी सिंपल बिजनेस जुडिशियस नॉर्म्स। दे आर ऑल्सो वर्किंग इन ए वेरी वेरी सिंपल नॉर्म्स और सिंपल असेसमेंट पैरामीटर कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं जैसे आप हम सब लोग बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस के अंदर अगर उनको लॉस लग जाएगा तो उसके पास क्या जस्टिफिकेशन होगा कि वो लॉस ना लगे। वो हर पैरामीटर जो उस जस्टिफिकेशन के अगेंस्ट है वो पैरामीटर आपके बिजनेस क्राइटेरिया का कारण है। हम जब बिजनेस से रिलेटेड किसी भी डिस्कशन में जाते हैं, हम बैंक्स के साथ मीटिंग करते हैं, बैंक्स ऑफिशियल्स के साथ इंटरेक्शंस करते हैं, एक बहुत ही इंटरनल पार्ट में आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति जिसने अपनी ऑब्लिगेशंस टाइमली ऑनर की हुई हैं, जिसके बिजनेस में प्रॉस्पेक्टस पॉजिटिव इतना ज़्यादा नहीं भी है बट यस पॉजिटिव है, उस केस में इवन जो 50% का क्राइटेरिया है उस 50% के क्राइटेरिया को भी ओवरलुक कर दिया जाता है। यानी कि बैंक्स बहुत ज़्यादा लिबरल होकर के उस प्रोफाइल पे पैसा देने में बिलीव करते हैं जब उनको पता है कि इंटेंट खराब नहीं है और बिजनेस का प्रॉस्पेक्टस समहाउ पॉजिटिव हो सकता है एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द बॉर्बर। तो बिजनेसमैन के लिए सबसे प्राइम मूड पॉइंट है कि वो अपनी चीज़ों को ठीक रखे। अगर किसी समय पर किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए जहां पर उसको लगता है कि बैंक ऑफिशियल या उसके लेंडर ने उसके साथ कुछ नाइंसाफी की है या ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो बेहतर है कि उसको पहले पे करे इन प्रोटेस्ट और उसके बाद उसके ऊपर फाइट की जाए with the regulator, with the financial institutions, with the all legal channels, so that the matter should be seen in a very judicious way that the lender has charged exponential or exorbitant price, exorbitant rate of interest, which is not desired at all. दूसरा एक मैं और बात कहूँगा, जब हम डिफॉल्ट कर लेते हैं तो एग्रीमेंट के क्लॉज हैं, कुछ क्लॉजेस हैं जिसमें कहा जाता है कि आपके जो इंटरेस्ट के जो प्राइसिंग है या जो आपके फंड की जो प्राइसिंग है वो एकदम बढ़ जाएगी। वो उसके ऊपर कुछ पेनल चार्जेस भी लगाएंगे, वो उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्जेस भी लगाएंगे, ताकि वो जो जितनी भी कॉस्ट है अगर इन केस डिफ़ॉल्ट हो तो उस कॉस्ट को वो सिक्योर कर पाए। इनका कहीं कोई ये मकसद नहीं होता है कि वो एडिशनल कॉस्ट को लेकर के उस प्रोफाइल पर या उस पर्सन को सर्व करें, क्योंकि उनको पता है कि एक अच्छे कस्टमर को अगर वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने की कोशिश करेंगे तो उसके पास दूसरे ऑप्शंस मिल जाएंगे, दूसरे लेंडर्स उसको रेडी होंगे जो पैसा देना चाहेंगे और उस फंडिंग से उसको वो फर्स्ट वाले जो जो एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज कर रहा है उसको रीपे कर देगा। तो दिस इज समथिंग ए नॉर्मल इकोनॉमिक फंडामेंटल कि अगर आप किसी चीज़ को ठीक तरीके से करते हैं और जो गलत है उसको लॉजिकल एंड लीगल फॉर्मेट में आप कंटेस्ट करते हैं तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि साहब मैंने अगर इस पॉइंट पे डिफॉल्ट आया तो मैंने उठा करके इसकी ईएमआई बंद कर और मैंने इसकी ईएमआई बंद करके ताकि ये इसको ठीक कर सके, और इसलिए मैं उसको बोला है कि अगर तो मेरा ये जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया है तो अगर इसको रेक्टिफाई नहीं करता है तो मैं तेरी ये अगली मंथ की ईएमआई नहीं दूंगा। तो विच इज़ ए नेगेटिव इन टर्म्स ऑफ कि जो क्रेडिट हिस्ट्री है, जो न्यू लेंडर्स उसको सपोर्ट कर सकते थे बोरोवर को, वो थोड़ा सा डर जाते हैं। वो उस फॉर्मेट में ये एज्यूम करने लग जाते हैं कि सेम वे पे जब उनकी फंडिंग होगी तो बोरोवर वैसा ही उनके साथ भी बिहेव करेगा, तो विच इज़ ए सुसाइडल फॉर द बोरोवर आइडियली। दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई सिंसियर एडवाइस टू ऑल द बिजनेस ओनर्स। थैंक यू।